Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science. In the previous some lectures we have discussed about the unit global environment issues. हमने लास्ट लेक्चर में ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज के बारे में देखा था, जिसमें सबसे मेजर जो हमारा इशू है अभी का वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने इफ़ेक्ट्स के बारे में सब जाना था कि ओशियंस पे, कॉस्ट पे, एनिमल और स्पेसिस पे, ह्यूमन बीइंग पे और इंडिया पे ग्लोबल वार्मिंग की क्या इफ़ेक्ट्स हो रही है, उनकी एडवर्स इफ़ेक्ट हमने देखी थी। ओके, तो ये सभी इफ़ेक्ट्स देखने के बाद अब हम उसके मेजर्स पे जाएंगे कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी कौन से मेजर्स पे वर्क कर रहा है, जिससे हम इसकी जो इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग की उसे बाय द टाइम इन द फ्यूचर रिड्यूस कर सके। ओके, तो उसके लिए आज हम सब थोड़े बहुत प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे और थोड़ा मतलब मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, तो आज हम ऐसे स्टेप्स पे बात करेंगे कि मतलब ये जो अभी मैंने सभी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज जो डिस्कस किए, जैसे कि ओजोन लेयर डेप्लेशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस किया अभी तक। और अब ये लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसके मेजर्स पे पूरा वर्ल्ड जो है वो काम कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक आपको देखना है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं। सबसे पहले तो मतलब कोई भी जैसे ही आप उठते हो सुबह में, तो सुबह से उठने के बाद रात को सोने से पहले आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हो, या तो फिर आप कौन सी क्वांटिटी में कार्बन जो है वो रिड्यूस करते हो, मतलब प्रोड्यूस करते हो, उसका जो मेज़र है उसे हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ओके, तो ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। कार्बन फुटप्रिंट कोरोस्पॉन्ड्स to the world's amount of greenhouse gases produced to directly and indirectly support a person's lifestyle and activities। यानी कि एक पर्सन की लाइफस्टाइल और एक्टिविटी से कितने अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को ये लोग शॉर्ट में GHG बोलते हैं। तो GHG डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सन की लाइफस्टाइल से या एक्टिविटी से कितना जनरेट होता है, उसके मेजर को हम वो पर्सन का कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ओके, कार्बन फुटप्रिंट्स आर यूजुअली मेजर्ड इन इक्विवेलेंट टन्स ऑफ CO2 during the period of a year, and they can be associated with an individual, an organization, a product or an event among others। यानी कार्बन जो फुटप्रिंट है वो क्या मेजर करता है, तो वो CO2 का मतलब CO2 का जो प्रोडक्शन हो रहा है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज वो मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ CO2। ओके, CO2 कितने टन हम प्रोड्यूस करते हैं वो देखते हैं ये कार्बन फुटप्रिंट में। द GHCs whose sum results in a carbon footprint can come from the production and consumption of fossil fuels, food, manufactured goods, materials, roads and transportation। ओके, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो किसके रिजल्ट है, कार्बन फुटप्रिंट आता कहाँ से है। तो सबसे पहले है कंजप्शन ऑफ फोसिल फ्यूल्स, यानी कि हम जो फ्यूल्स का यूज़ करते हैं कोई भी तरीके से, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई भी मतलब फ्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फूड हम बनाते हैं तो कार्बन बनता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड मटेरियल, जब हम कोई गुड या मटेरियल का मैन्युफैक्चर करते हैं तब, रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन जब हम यूज़ करते हैं तब कार्बन फुटप्रिंट यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये सारे वेज है आपके ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होने के। इफ यू आर ड्राइविंग, share the ride with others and don't speed as it uses more petrol and therefore emits more CO2। ओके, तो ये सब कार्बन फुटप्रिंट में है कि अब इसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कैसे मतलब इफेक्ट करता है आपको। कार्बन फुटप्रिंट की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है। देखो वो डेफिनेशन आपने आके देखी थी, वो भी मतलब उसी की डेफिनेशन है कार्बन फुटप्रिंट की। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन वू की चाहिए, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डेफिनेशन दे रहा है वो ऐसे है, अकॉर्डिंग टू वू
A carbon footprint is a measure of the impact of your activities have on the amount of carbon dioxide produced through the burning of fossil fuels and is expressed as a weight of CO2 emissions produced in tons. यानी कि आपकी एक्टिविटी के इम्पैक्ट से कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स के बर्निंग से कितना हो रहा है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? एज अ वेट ऑफ CO2 एमिशंस प्रोड्यूस इन टन्स। CO2 कितना एमिट हो रहा है वो टन में मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं हमारा कार्बन फुटप्रिंट। ओके, अब आपको पता चल गया कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन ऑन द वर्ल्ड आर डूइंग सम एक्सटेंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि हम सभी कोई ना कोई अमाउंट में कार्बन फुटप्रिंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसे रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हाउ टू रिड्यूस माई पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि हमारी पर्सनल जो कार्बन फुटप्रिंट है। देखो, कार्बन फुटप्रिंट सभी पर्सन की डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो सारे मतलब इक्विपमेंट यूज नहीं करता है जिससे कार्बन प्रोड्यूस होता है। ओके, जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है वो चल के आता है, चल के जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज नहीं करता है, तो वो कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन सेम थिंग आप कार में जा रहे हो, आप एक्टिवा या तो फिर बाइक चला रहे हो, तो यू आर यूजिंग इक्विपमेंट एंड यू आर यूजिंग फोसिल फ्यूल्स एंड यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। ओके, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट में एक्टिवा है, लेकिन आपके फ्रेंड के कार्बन फुटप्रिंट में एक्टिवा नहीं है, इसलिए वो कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो। इसलिए आपका जब क्वेश्चन होगा तो ऐसे होगा, हाउ टू रिड्यूस माई पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट। हमारे पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट है उसे रिड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए? तो उसके 5 स्टेप्स हैं जो हमें वो ने ही दिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सब जो मतलब प्रोटोकॉल्स बने हैं एमिशन को रिड्यूस करने के, उन्होंने दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, एग्जाम्पल ऑफ गुड एंड सस्टेनेबल बिहेवियर्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे ये रिड्यूस हुए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड पॉल्यूटिंग कार जर्नीज। ओके, ईच लीटर ऑफ फ्यूल बर्न्ड इन अ कार इंजन एमिट्स ओवर 2.5 kg ऑफ CO2। देखो, कार जर्नी जो भी हो रही है उसे आप ऐसा मतलब रिड्यूस करो, पूरा बंद नहीं कर दो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है हम सबके लिए, लेकिन उसे रिड्यूस करो, जहाँ तक हो सके उसे रिड्यूस करने का स्टार्ट करो। एंड फेवर वॉकिंग, साइकिलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली ट्रेन्स। देखो, अब आपको कहीं सब सोच लो कि अकेले जाना है। ओके, तो अकेले जाना है तो आपको मतलब कार के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार अगर 4 या 5 पर्सन साथ में हो तो आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए भी इकोनॉमिकल रहेगा और एनवायरनमेंट के लिए भी इकोनॉमिकल रहेगा। तो आप कार यूज़ ना करो और उसके मुकाबले आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रेन बसेस का यूज़ करो अगर आप अकेले जा रहे हो तो आप बहुत सारे मतलब कार्बन जो है, कार्बन का CO2 का प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 1 लीटर पेट्रोल अगर कार में बर्न हो रहा है तो वो 2.5 kg ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और घर पे भी आपको अगर कोई मतलब हाउस होल्ड मतलब चीज़ें लेना जाना हो या आसपास की कोई मतलब शॉप्स पे जाना हो तो आप चल के जाने का या तो फिर साइकिल लेके जाने का प्रेफर करो, बाइक और एक्टिवा लेने का प्रेफर मत करो। तो इससे क्या है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कम कर सकते हो काफी हद तक। ओके, इफ यू आर ड्राइविंग, शेयर द राइड विथ अदर्स एंड डोंट स्पीड्स एज इट यूज मोर पेट्रोल एंड देयरफॉर एमिट्स मोर CO2। अगर आप ड्राइव कर ही रहे हो कार, ओके, तो मतलब अकेले मत करो, साथ में दूसरे कोई मतलब हो उसे भी ले जाओ, जिसकी ज़रूरत हो उसे भी ले जाओ। तो इससे क्या होगा कि वो जो है वो दूसरे इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे कार्बन एमिशंस के। ओके, और जो उसकी स्पीड है कार की वो कंट्रोल में रखो, इकोनॉमी स्पीड पे रखो, क्योंकि इकोनॉमी स्पीड पे रखोगे तो जो CO2 एमिट्स होगा वो बहुत कम होगा। ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा पेट्रोल बर्न होता है, आपकी इकोनॉमी में भी खर्चा है और कार्बन का भी मतलब एमिट जो हो रहा है वो ज़्यादा होता है। ओके, तो आपकी स्पीड कंट्रोल में रखो, ये आपका दूसरा मेजर है। थर्ड है अवॉइड फ्लाइंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ CO2 एमिशंस
इफ यू डू इट कंसिडर ऑफसेटिंग योर एमिशंस। ओके, देखो फ्लाइंग यानी कि जो हम फ्लाइट पकड़ते हैं को मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, उससे अवॉइड करो। अब अवॉइड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब दूसरे कोई वे से दूसरी कोई कंट्री में जाओ। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो फ्लाइट। लेकिन अगर आप फ्लाइट यूज़ करते हो तो मतलब दूसरी कोई कंट्री में जाके या तो हमारी कंट्री में आके फिर वो कार्बन का एमिशन जो है जो आपने किया है बाय फ्लाइट से, आपने नहीं किया है लेकिन वो प्लान अथॉरिटी ने किया है। ओके, तो प्लान अथॉरिटी के थ्रू जो हुआ है एमिशन, उसे कंट्रोल करने का आप घर पे ट्राई करो बाय यूजिंग बाइसिकल और वॉकिंग। ओके, तो ये सारे मेजर्स ट्रांसपोर्टेशन में आपको लेने चाहिए टू रिड्यूस एमिशन ऑफ CO2। सेकंड है फूड, एग्जाम्पल्स ऑफ गुड एंड सस्टेनेबल बिहेवियर्स। अब देखो फूड जो है वो कैसे इफेक्ट करता है फूड, वो देखते हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम। देखो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कार्बन्स होता है, वो सबसे ज़्यादा कार्बन्स जो है वो बाहर निकाल दें। तो एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ आप कम करो तो कार्बन कम होगा, पहला मेजर ये है। इट लोकल एंड सीजनल प्रोड्यूस फूड, शॉर्ट ट्रिप्स मीन लेस पोल्यूशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जो लोकल और सीजनल फूड बन रहा है आपके आसपास में उसका ही यूज़ करो। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम अच्छा खाना खाने के लिए या तो फिर मतलब थोड़ा कॉस्टली या तो फिर दिखाने के लिए क्या करते हैं कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं खाना खाने के लिए ओनली। तो ये मतलब चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। क्योंकि अच्छा खाना अगर आपके सिटी में मिल रहा है तो आपको दूसरी सिटी में जाके खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना वहाँ भी खाना ही है और यहाँ भी खाना ही है। लेकिन उससे क्या होगा, दूसरी सिटी जाने से आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक तो पहले पैसे लगेंगे, पैसे तो साइड की बात है चलो, लेकिन जो उससे एमिशन होगा वो आपके ट्रैवलिंग से उससे CO2 का एमिशन होगा। ओके, तो ये आप रिड्यूस कर सकते हो लोकल जो ईटिंग है उसे चूज करके। रिसाइकल और कंपोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे रिसाइकल करो, उसे कंपोस्ट एज ए कंपोस्ट आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज मीथेन विल बी रिलीज्ड बाय द डिकम्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन लैंडफिल्स। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, उसको रिसाइकल नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। और मीथेन अगेन क्या करता है, वही करता है ग्लोबल वार्मिंग करता है। ओके, इन द EU यानी कि यूरोप, दिस एमिशंस अकाउंट फॉर 3% ऑफ GHG एमिशंस। यानी कि जो मीथेन है वो 3% ऑफ एमिशन GHG का कंज्यूम करता है। यानी कि जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें से मीथेन का परसेंट जो है यूरोप में वो 3% जितना है। ओके, तो ऐसे हम फूड में जो स्टेप्स ले सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि CO2 एमिशन कम हो। वाटर यूज। ओके, तो यूज द वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर ओनली व्हेन दे आर फुल। वॉशिंग मशीन अगर आपके पास है या डिश वॉशर आपके पास है तो उसका यूज तभी करो जब वो फुल हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि एक या दो कपड़े हो तो भी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि एक तो पानी वेस्ट होता है, एक आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो यानी कि आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसे हमें कंज्यूम करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये नेचर के दी गई हुई चीज़ है, इसका कोई बिल नहीं लगता है। वाटर का कोई बिल नहीं है अभी तक हमारी सिटी में। ओके, कई जगहों पे कई सिटी में मतलब वाटर बिल स्टार्ट हो गए, लेकिन ये हमें कुदरत से फ्री मिलता है, तो इसका यूज़ हमें देख के करना चाहिए। बॉयल ओनली वाटर व्हेन यू विल नीड इट एंड कवर योर पॉट्स व्हाइल यू कुक, यू विल सेव प्लेनिटी ऑफ एनर्जी एंड प्रोसेस विल बी फास्टर। ओके, जब आपको वाटर की ज़रूरत हो तभी आप जो है उसे बॉयल कीजिए। ओके, और जो आपके पॉट्स है यानी कि आपके जो बर्तन है उसे आप ढक के रखिए, उसे कवर करके रखिए एट द टाइम ऑफ कुक। आपने देखा होगा किचन में कई बार कि मतलब जो भी मतलब आप पकाते हो पॉट्स में, तो वो पॉट्स कवर करके रखते हैं आपके मम्मा या तो फिर आपके सिस्टर या तो जो कोई भी मतलब अगर कुकिंग कर रहा है वो। तो उससे क्या होता है, एक तो प्लेनिटी ऑफ एनर्जी भी बचती है, एनर्जी वो भी बचती है और प्रोसेस भी फास्टर होती है। ओके, कई घरों में आप देख सकते हो कि मतलब खुले बर्तन में ही ऐसे पका लेते हैं, लेकिन खुले बर्तन में भी पकता है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी कुक होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो आपकी ज़्यादा जाती है। ओके, तो ये मेजर आपको ध्यान में रखना चाहिए। कलेक्ट द कोल्ड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड
ऑफ योर शॉवर टू वाटर योर गार्डन और प्लांट्स। देखो अब ये कोल्ड वाटर क्या है, आप जब भी अपना जो मतलब नल है, टैप है, वो स्टार्ट करोगे तो अभी विंटर के सीजन में उसमें थोड़ा बहुत ठंडा पानी आता है पहले, फिर उसके बाद पूरी लाइन मतलब क्लियर होती है, उसके बाद जो थोड़ा गर्म पानी है वो आना चालू होता है। तो हम क्या कर देते हैं कि सबसे पहले जो है वो नल जो है वो खुला छोड़ देते हैं, ठंडा पानी जो होता है उसे बह जाने देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि वो पानी भी आप कोई मतलब अलग मतलब बाल्टी में, डोल में कलेक्ट करो और उसे गार्डनिंग के लिए यूज़ करो, तो वो पानी का भी यूज़ होगा, वो पानी भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये एक चीज़ है। हार्वेस्ट रेन वाटर इफ़ यू हैव एक्सेस टू अ रूफ टॉप एज एन ऑल्टरनेटिव टू ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जो है वो अगर आप मतलब सेट कर सकते हो अपने घर पे तो सेट करो, उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर सोर्सेज आपको ज़्यादा यूज़ करने नहीं पड़ेंगे। रेज हैंड पंप्स टू प्रोटेक्ट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम फ्लड कंटेमिनेशन। ओके, हैंड पंप्स जो है उसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करो। ओके, तो उससे क्या है कि फ्लड की सिचुएशन थोड़ी कम होगी। तो ये सारे मेजर्स हैं। फिर एनर्जी यूज़ में आप कौन कौन से मेजर्स ले सकते हो। बी माइंडफुल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ योर हाउस, जस्ट 1 डिग्री लेस रिड्यूस एमिशंस एंड योर एनर्जी बिल बाय 5 to 10%। ओके, आपके घर का टेम्परेचर जो है उसे मतलब उससे आप माइंडफुल रहो, आप ध्यान में रखो कि आपके घर का टेम्परेचर क्या है। ओके, उससे क्या होगा, देखो अगर आप एसी यूज़ करते हो तो 1 डिग्री लेस अगर आप यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके मतलब एनर्जी बिल में 5 to 10% वेरिएशंस आते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हो कि अभी हम सभी एसी यूज़ करते हैं घर पे, लेकिन एसी अगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ आप यूज़ करोगे तो 1 डिग्री तापमान आपका कम करने के लिए घर में 5 to 10% आपका एनर्जी बिल बढ़ जाएगा। अगर आपका एनर्जी बिल 1000 आ रहा है तो अगर आप एसी यूज़ करते हो ओनली खाली 1 डिग्री रिड्यूस करने के लिए, हम 1 डिग्री नहीं करते हैं, हम तो कितना कर देते हैं 44 टेम्परेचर हो तो हम डायरेक्टली ले आते हैं 30 पे, 27 पे। तो अब आप सोच सकते हो कि आपका एनर्जी बिल कितना बढ़ सकता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे घर में मतलब अर्निंग्स बहुत है, हम ये बिल इजीली पे कर सकते हैं तो हम क्यों बचाएं। तो एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा जो मतलब पंच लाइन होगी आपके लिए, कि आप जो है वो एनर्जी का बिल भर सकते हो। ओके, लेकिन आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो नहीं। आपके पास कितने भी पैसे हो लेकिन आप मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो 1 किलोवाट, तो वो आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए आपकी बिल भरने की कैपेसिटी है इसलिए आप यूज़ करते हो, ऐसा नहीं है। ओके, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एनवायरनमेंट को कितना यूजफुल हो सकता हूँ। टर्न डाउन एयरकॉन फॉर द कोल्ड, दे आर सुपर एनर्जी एक्सपेंसिव, यूज अ फैन इंस्टेड। जो एयर कंडीशंस होते हैं मतलब कोल्ड मतलब एटमोसफेयर रखने के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी एक्सपेंसिव होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब जो खाते हैं वो। यूज़ ऑफ फैन इंस्टेड, आप उसकी जगह पे फैन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी तो क्या हो चुका है कि एक स्टेटस सिंबल हो चुका है कि एक एसी चाहिए घर में। ओके, एसी नहीं हो तो लोग ये सोचते हैं कि उसके घर में एसी नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ जो है उससे हमें बाहर आना होगा अगर हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने से हमें क्या फ़ायदा होगा वो आपने लास्ट मतलब यूनिट्स में देखा ही है कि मतलब बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होती है कि अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं सेव करते हैं तो वो इन टर्म्स हमें ही हार्मफुल होता है। ओके, प्रोग्राम योर एनर्जी डिवाइसेस सो दैट दे आर ऑन ओनली व्हेन यू आर होम। ओके, आपके एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे कि फैन है, लाइट है और दूसरे कोई मतलब जो है एनर्जी डिवाइसेस है, उसे आप तभी यूज़ करो जब आप वो रूम में पर्टिकुलरली मौजूद हो तब। कई बार क्या आप देखते हो कि लाइट चालू होती है, कोई वहाँ पे बैठा नहीं होता रूम में तो भी लाइट चालू होती है, फैन भी चालू होता है, टीवी भी चालू होता है जबकि कोई देख नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप मैक्सिमम अवॉइड करो। इससे आपको 2 तरह के फायदे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो आपका जो एनर्जी बिल है वो भी रिड्यूस होगा और दूसरा आप एनवायरनमेंट को भी सेव करोगे। तो ये दूसरा जो है एनवायरनमेंट को सेव करने का वो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है इसके लिए। ओके, improve your house's insulation so that less heat gets out when it's cold and less heat comes in when it's warm, reducing the need to use other devices। आपके घर का इंसुलेशन
अब देखो ये इंसुलेशन क्या है कि आपके हाउस में ऐसे मटेरियल यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में जिससे कि वो इंसुलेट टाइप का हो जाता है, यानी कि उससे मतलब हीट की असर भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और कोल्ड की असर भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर बाहर कोल्ड है तो अंदर कोल्ड नहीं आएगा बाहर से, और अगर बाहर बहुत गर्मी है तो वहाँ से गर्मी अंदर नहीं आएगी। ओके, तो ऐसे टाइप के मतलब अकाउस्टिक मटेरियल, इंसुलेशन मटेरियल्स का आपको यूज़ करना चाहिए। माइंड द सेटिंग्स you choose. Maybe your fridge doesn't have to be in the coolest setting and your water cylinder thermostat doesn't have to be set higher than 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि देखो कि आपका फ्रिज जो है वो सबसे कूलेस्ट सेटिंग पे नहीं होना चाहिए। देखो फ्रिज, आप रेफ्रिजरेटर खोल के देखोगे तो उसमें आपको रीडिंग्स देखने को मिलेगी कि मतलब 1 नंबर पे रखना है, 2 नंबर पे रखना है, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे। तो जो 4 नंबर जो मैक्सिमम नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा कूलेस्ट होता है। वो कूलेस्ट तो होता है लेकिन साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है। हालांकि आपको उसमें गैसेस देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, क्योंकि आपके घर में आप देख सकते हो कि गैसेस नहीं प्रोड्यूस हो रहे, लेकिन आप एनर्जी यूज करते हो। तो एनर्जी का किससे बनती है? न्यूक्लियर पावर से बनती है या तो फिर मतलब कोल से बनती है। तो वो कोल जो वहां पे बर्न हो रहा है वो इंटर्न्स क्या हो रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी प्रोड्यूस कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आपका फ्रिज जो है वो कूलेस्ट मोड पे ना हो। अनप्लग योर सेल फोन चार्जर as it still drains electricity even when it is not connected to the cell phone। आपके सेल फोन का चार्जर है उसे प्लग में से निकाल लीजिए, क्योंकि आप फोन चार्ज करते हो या नहीं करते हो लेकिन वो एनर्जी वहां से खींचता रहता है। ओके, आपकी स्विच ऑन हो तो वो एनर्जी खींचता रहता है। ओके, तो अनप्लग उसे करना ना बोले। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो आप डेली रूटीन में कर सकते हो स्टूडेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ये सब स्टेप्स जो है वो घर पे लोगे, और अगर घर पे भी अगर कोई मतलब बड़े ऐसे होते हैं कि जो नहीं समझते तो उसे भी आप समझाओगे कि इससे क्या इफेक्ट होगा। ओके, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू डोंट नीड देम एंड यूज एनर्जी सेविंग लाइट्स सच एज LED। देखो पहले हम क्या यूज करते थे? ट्यूबलाइट यूज करते थे जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, लेकिन उसकी जगह पे हम अब LED यूज कर रहे हैं। तो LED से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो सेव होती है। तो आप LED यूज कर सकते हो। Change your electricity supplier for a greener one that provides more green energy, so help low carbon energy sources as are strengthened। अब देखो ये मेजर जो है वो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिटी में आपका जो कनेक्शन होता है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से आता है। तो आप इलेक्ट्रिकल सप्लायर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हो कि जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करता हो तो उसे आप चूज कर सकते हो। ओके, तो लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता है, ये म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में होता है कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपके घर पे आके मीटर लगाएगा। तो ये सारे एनर्जी मेजर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको मतलब कार्बन एमिशन जो है, आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना है। तो उसके बाद 5th पॉइंट है हमारा वो है वेस्ट मैनेजमेंट। रिफ्यूज व्हाट यू डोंट नीड, रिड्यूस व्हाट यू नीड, रीयूज it as many times as you can, repurpose if you are not using it anymore, and recycle or compost it and something reaches the end of its life cycle। देखो, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उसे आप रिफ्यूज करो, जिसकी आपको ज़रूरत है उसका यूज़ कम करो। ओके, फिर कोई भी चीज़ मतलब आप रीयूज करो। जो एनर्जी से मतलब एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है जो चीज़, यानी कि एनर्जी जो मतलब कंज्यूम करती है उसे आप रीयूज करो। आप नहीं कर सकते हो तो आपके फ्रेंड को दो। ओके, तो ऐसे रिसाइकल होगी तो क्या होगा कि अब देखो एक आपका फ्रेंड जो है वो भी मतलब कोई डिवाइस यूज करता है, आप भी कोई डिवाइस यूज करते हो, तो मतलब आप भी कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। उससे अच्छा है कि आप एक ही डिवाइस यूज करो जिससे कि कार्बन का जो मतलब एमिशन है वो बहुत हद तक कम हो जाए। जैसे कि आप भी सेम रूट से मतलब बाइक लेके आते हो कॉलेज पे, और आपका फ्रेंड भी सेम रूट से बाइक लेके आता है कॉलेज में, तो दोनों अलग अलग आते हो। उससे अच्छा है कि आप एक ही बाइक जो है वो चूज करो। तो उससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही कम मतलब रिड्यूस होगा, बहुत ही कम उसका एमिशन होगा। ओके,
अवॉइड बाइंग न्यू बैग्स टू ट्रांसपोर्ट योर शॉपिंग बैग होम बाय रीयूजिंग योर शॉपिंग बैग। ओके, जो मतलब आज हम मॉल में जाते हैं, मॉल कल्चर अभी हो चुका है, अब आप सभी मॉल से ही मतलब कोई भी ग्रोसरीज जो है वो खरीदते होंगे, तो जो आप बैग यूज़ करते हो प्लास्टिक की, जो वहाँ पे देते हैं वो लोग थोड़े बहुत पैसे लेके देते हैं बैग आपको, तो वो बैग जो है वो आप कम से कम यूज़ करो, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन होता है, तो प्लास्टिक जब जो होता है उससे कार्बन प्रोड्यूस होता है। तो आप जो शॉपिंग बैग आप यूज़ कर रहे हो इसका री यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप हर बार जाओ और हर बार बैग लेके आओ। एक बार आप गए हो, आपको बैग की ज़रूरत पड़ी है, तो वो बैग आपके घर पे रखो आप और उसे दोबारा यूज़ करो। ओके, चूज प्रोडक्ट्स विथ लिटल और नो पैकेजिंग, दिस अल्टीमेटली कट्स डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट्स। ओके, मतलब जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत ही कम हो और पैकेजिंग ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो इससे क्या होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और कार्बन का भी एमिशन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे जो मतलब मेजर्स है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं रिस्पॉन्सेस टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए वर्ल्ड क्या कर रहा है वो देखते हैं ये पॉइंट में। बाय द अर्ली 19s इट वॉज क्लियर टू मैनी साइंटिस्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग वॉज अ सीरियस इश्यू। साइंटिस्ट को पता चल गया 1990 में कि जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत बड़ा इशू है। However, the petroleum and automobile industries start to cast doubts over global warming. They were against any move to cut carbon emissions. देखो, साइंटिस्ट को पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन उससे दो इंडस्ट्रीज है उसको सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर कोई भी मेजर्स मतलब हम लेते हैं तो किसको नुकसान होगा, तो सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें और पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें तो उससे उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग समझ गए कि कम व्हीकल खरीदने हैं और कम व्हीकल यूज़ करने हैं तो पेट्रोल भी कम जाएगा और व्हीकल की भी मतलब जो बिक्री है यानी कि व्हीकल का जो सेलिंग है वो भी कट डाउन होगा। तो उससे वो दो इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ ध्यान नहीं दिया, उसके प्रमोशन के लिए भी कुछ मतलब टेक्निक्स नहीं निकाले। They did not want any steps that would affect their businesses and profit. The US government too supported them. Okay? यानी कि उन्होंने कोई ऐसे मतलब स्टेप्स नहीं लिए जिससे कि वो एमिशंस जो है वो कम हो, और यूएस गवर्नमेंट ने भी उन्हें सपोर्ट किया क्योंकि पेट्रोलियम और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो सभी मतलब ज़्यादातर जो है वो यूएस के पास है। दे डिड नॉट वांट द इकोनॉमी टू बी हिट और द सिटीजन्स लाइफस्टाइल टू बी चेंज, क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि उनके जो सिटीजन है उनकी लाइफस्टाइल चेंज ना हो। ओके, उनकी जो कंफर्ट जोन है वहां से वो बाहर ना आए और उनकी इकोनॉमी को भी हिट ना पहुंचे, इसलिए। Meanwhile, the UN had set up the Intergovernmental Panel on the Climate Change यानी कि IPCC, I for Intergovernmental, P for Panel on Climate Change यानी C यानी Climate और दूसरा C यानी Change, और Task Force of Climate Scientists from nearly 100 countries. The IPCC issues regular reports on climate change. UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने फिर उसके बाद क्या किया कि उन्होंने 100 जैसे कंट्रीज में से क्लाइमेट साइंटिस्ट की एक टीम बनाई जो कि रिपोर्ट बनाते हैं क्लाइमेट चेंज में। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया वर्ल्ड का, जो मैंने आगे बताया, और उससे जो है वो रिपोर्ट्स निकाले। तो उसमें क्या क्या निकला देखते हैं। ओवर द ईयर्स IPCC रिपोर्ट्स हैव बीन बिकम इंक्रीजिंगली स्ट्रांग इन स्ट्रेसिंग द सीरियसनेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड नीड फॉर एक्शन। उन्होंने बताया कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो उसे मतलब कम करने के लिए हमें एक्शन लेने चाहिए, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया। द IPCC रिपोर्ट्स ऑफ February 2007 सेड दैट ग्लोबल टेम्परेचर कुड राइज अप टू 6 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। 2007 में फरवरी में उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें 6 डिग्री का चेंज आएगा, यानी कि 6 डिग्री इंक्रीज होगा। कौन सी साल तक? 2100 यानी कि ये 20 जो अभी चल रहा है 20th सेंचुरी उसके एंड तक, ट्रिगरिंग डिजास्टर फॉर बिलियंस ऑफ पीपल। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे मतलब पब्लिक को मतलब डिजास्टर जैसा लगेगा।
In its May 2007 report, the IPCC stated that the greenhouse emissions must start declining by 2015. अगर ऐसा नहीं करना है हमें, अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर मीन टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हमें 100 साल में नहीं बढ़ने देना है, तो उसके मेजर्स हमें 2015 से चालू कर देने पड़ेंगे. ओके, ऐसा उन्होंने बताया. If we wanted to prevent temperatures from rising more than 2 डिग्री सेल्सियस over the pre-industrialization levels, यानी कि जो मतलब हमारा टेम्परेचर है उसे हमें 2 डिग्री ही बढ़ने देना है, तो हमें बहुत सारे मेजर्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लेने पड़ेंगे. ओके, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया. तो उससे क्या हुआ, ये मतलब मेजर्स से क्या हुआ, ये स्टडी से क्या इम्पैक्ट हुआ, तो यूनाइटेड नेशंस ने क्योटो प्रोटोकॉल बनाया. जैसे आगे एक एग्रीमेंट लिखा था हमने मॉनेट्रियल एग्रीमेंट, तो ऐसे ही है क्योटो प्रोटोकॉल. तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है. वो हम देखते हैं कि क्या है. क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अप्रूव्ड इन 1997. इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस. यानी कि वो एक एग्रीमेंट है जिससे कि ग्रीन हाउस एमिशंस जो है वो कम होता है. द प्रोटोकॉल कमिट्स द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस बाय 5% बाय 2012. उन्होंने क्या कमिट किया कि जो मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज है वो अपने जो ग्रीन हाउस गैसेस के परसेंटेज है वो 2012 तक, यानी कि अगले 5 साल में 2007 से 2012 में 5% तक कम कर दे. पहला सुझाव ये था. सम ऑफ द रिडक्शन टारगेट्स आर, यानी कि मतलब कंट्रीज को टारगेट दिए गए, जैसे कि यूएस को 7%. अब यूएस को 7% क्यों दिया गया, क्योंकि उसका एमिशन सबसे ज़्यादा है इसीलिए. यूरोपियन यूनियन एंड स्विट्जरलैंड 8%, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन कंट्रीज को 8% तक दिया गया. कनाडा एंड जापान आर 6%, तो कनाडा और जापान को 6% टारगेट दिया गया. ओके, तो एवरेज 5% टारगेट जो है वो सभी कंट्री को दिया गया है वर्ल्ड की. The agreement specifies that all parties to the protocol must follow a number of steps including the following. यानी कि आपको यहाँ पे नीचे जो है वो सभी स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओके, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोग्राम्स. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम्स जो है वो बनाना कंट्री में और उसे मतलब पब्लिक तक पहुंचाना. एंड एडेप्टेशन प्रोग्राम्स, और उसे मतलब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स बनाना. सेकेंड स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इन्वेंट्री ऑफ एमिशन रिमूवल्स बाय कार्बन सिंक्स. ऐसे नेशनल रूल कंट्री बनाए अपने लिए, खुद के लिए, कि जिससे कार्बन एमिशन कम हो. अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने व्हीकल्स पर देखा होगा भारत स्टेज 4, स्टेज 5, भारत स्टेज 3 ऐसी कार्स आती है. तो वो क्या दिखाती है, कार्बन का एमिशन लेवल दिखाती है. ओके, भारत स्टेज 4, अभी भारत स्टेज 4 चल रहा है आई थिंक, उससे पहले स्टेज 3 की कार्स थी. तो मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो स्टेज है करंट स्टेज उसे प्रीफर करना चाहिए हमें, क्योंकि लोअर लेवल पे जो स्टेज होगा उसमें कार्बन एमिशंस ज़्यादा होते होंगे. तो अभी क्या जो कंपनी मतलब मॉडिफाइड करती है तो वो कार भारत स्टेज 4 की होती है, तो उससे कार्बन एमिशन कम होता है. तो अगर आप कहीं कार परचेस करने जा रहे हो तो ऐसे मतलब वो कितनी एनर्जी एफिशिएंट है ऐसा पूछना चाहिए. उसमें कैसी फैसिलिटीज है वो तो आप देखते ही हो, वो तो आप पूछते ही हो कि कितनी कितनी फैसिलिटी है आपकी कार में. लेकिन साथ साथ में एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपको ये भी पूछना चाहिए कि ये कितना कार्बन एमिशन करती है और उसका एनर्जी मतलब एमिशंस जो है वो कितना होता है. ओके, प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द पुअरर कंट्रीज. मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी, अब देखो ये जो क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी मतलब महंगी होती है, लेकिन आपको वो पुअरर कंट्रीज को ट्रांसफर करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो. क्योंकि ऐसी कंट्रीज जो है वो ज़्यादातर प्रीफर नहीं करती है कि क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी वो बाय करें. ओके, आपका फोर्थ स्टेप है एनकरेजिंग पार्टनरशिप्स इन रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइमेट साइंस impacts and response strategies. Encouraging partnerships in research and observation of climate science impacts and response strategies. तो आप रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन में
ऑफ क्लाइमेट साइंस में पार्टनरशिप्स जो है वो एनकरेज करो, यानी 2 या 3 कंट्री मिलकर ऐसे मेजर्स तैयार करें जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो। इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज, उसके इम्पैक्ट क्या होगी, उसके रिस्पॉन्स क्या होगी, वो स्ट्रेटजीज आप बनाओ। ऐसा किन्होंने बताया? क्योटो प्रोटोकॉल में यूएन फाउंडेशन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने बताया। ओके, अब उसके बाद आपका टॉपिक है व्हाट इज क्लीनर डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम। सीडीएम क्या है वो हम देखते हैं। तो सीडीएम सबसे पहले मैं बता दूं, क्योटो प्रोटोकॉल का ही एक पार्ट है जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे आप मतलब मैकेनिज्म कौन सी यूज कर सकते हो जिससे कि एमिशंस कम हो। द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द प्रोटोकॉल, यानी क्योटो प्रोटोकॉल में आर्टिकल नंबर 12 में ये दिखाया गया है, allows a country with an emission reduction or emission limitation commitment under the Kyoto Protocol Annexure B to implement an emission reduction projects in developing countries। CDM ने क्या मतलब सूचित किया कि कोई भी कंट्री को हम 2 कैटेगरी में रखेंगे, एक तो एमिशन रिडक्शन की और एमिशन जो है वो लिमिटेशन की। अब एमिशन रिडक्शन वाली कंट्रीज हम किसे बोलेंगे कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि यूएस है, यूरोप है, ऐसी कंट्रीज जो है उनका एमिशन जो है वो स्ट्रिक्टली हमें रिड्यूस कर रहा है। और दूसरी कंट्रीज एमिशन लिमिटेशन की, यानी कि जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है। अब जो कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है उसको हम किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमिशन को लिमिटेशन में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्योटो प्रोटोकॉल में दिखाया गया है, तो उसे हम सीडीएम बोलते हैं। सच प्रोजेक्ट्स, उसमें क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड एमिशन रिडक्शन प्रोसेस प्रोजेक्ट, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, ऐसे मतलब जो प्रोजेक्ट्स बनाए कि जिससे एमिशन जो है वो रिडक्शन पे आए कार्बन का। ओके, सच प्रोजेक्ट्स कैन अर्न सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, उसकी एक वैल्यू फिक्स की गई जिसे हमने सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन नाम दिया, CER क्रेडिट्स, each equivalent to 1 ton of CO2, यानी कि 1 CER is equal to 1 ton of CO2 हुआ, which can be counted towards meeting Kyoto targets, यानी कि क्योटो मीटिंग्स में ऐसा तय हुआ गया। ओके, तो उसे हम CDM बोलते हैं। और CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी might involve, for example, a rural electrification project using solar panels or the installation of more energy efficient boilers, जैसे कि सोलर पैनल्स का यूज़ करना, उसका इंस्टॉलेशन करना और एनर्जी एफिशिएंट बॉयलर्स का यूज़ करना कंपनियों में, ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारा सीडीएम बनाता है कि जिससे कि कार्बन का रिडक्शन कम हो। तो बेसिक तौर पे आप समझ गए होंगे कि सीडीएम जो बॉडी है, यानी कि क्लीनर डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स यानी कि प्रोटोकॉल्स बनाता है कि जिससे कि कार्बन का एमिशन कम हो पूरे वर्ल्ड में। द मैकेनिज्म सिमुलेट्स sustainable development and emission reduction while giving industrialized countries some flexibility in how they meet their emission reduction or limitation targets। उससे क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट से क्या होता है कि मतलब जो कोई कंट्री को अगर रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन, तो वो इस तरह के इक्विपमेंट जो है वो परचेस कर सकती है, वहां से प्रोजेक्ट्स जो है वो परचेस कर सकती है और अपनी कंट्रीज में वो दिखा सकती है और यूज कर सकती है। Operational since the beginning of 2006, the mechanism has already registered more than 1650, यानी कि 1650 projects and is anticipated to produce CERs amounting to more than 2.9 billion tons of CO2 equivalent in the first commitment period of the Kyoto Protocol 2008 to 2012। जहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल शुरू हुआ 2007 से, यानी कि फर्स्ट पीरियड जो रखा 2008 से 2012 का, तो ये पीरियड में क्या हुआ कि 2.9 बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है वो मतलब रिड्यूस होना चालू हो चुका है अभी। ओके, तो ये सारी जो चीज़ है वो किससे पॉसिबल बनी, तो ये CDM से, क्लीनर डेवलपमेंट मैकेनिज्म से, क्योंकि उन्होंने 1650 यानी कि पूरे 1650 प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए कि जिससे कार्बन का एमिशन जो है वो कम हो, रिड्यूस हो, और उन्होंने वो 2.9 बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है वो अभी कम कर दिया है। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर है पूरे वर्ल्ड के लिए।
ओके, तो ये जो सारी चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है अपने एनवायरनमेंट में। और एक बात मैं आपको ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बता देना चाहता हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो हमने जो है 2005 या 2005 के अराउंड जो है वो इंडिया ने साइन किया है। ओके, और यूएस ने अभी तक ये प्रोटोकॉल पे ऑफिशियल साइंस नहीं किए हैं, लेकिन अभी 2020 चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मीनवाइल 2012 या 15 में क्योटो प्रोटोकॉल पे यूएस की साइन हुई हो। ओके, लेकिन यूएस जो है वो सबसे लेट साइन करने वाला कंट्री है क्योटो प्रोटोकॉल को। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो आज हमने देखा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले कार्बन फुटप्रिंट देखा, उसके 5 स्टेप्स देखे। उसके बाद हमने देखा रिस्पॉन्सेस टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया पूरे वर्ल्ड वाइड वो देखा। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल देखा, और उसके बाद हमने देखा हमारा CDM यानी कि क्लीनर डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ओके, तो आपका जो ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज का यूनिट है वो यहाँ पे खत्म होता है, और नए लेक्चर में हम नए यूनिट के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of environmental science. Thank you.